अभिनव नाम जानने के लिए गौरांग के ऑफिस पहुंच चुका था। जब गौरांग ने अभिनव को पिटवाने के लिए गुंडों को बुलाया तो अभिनव ने उल्टा उन्हें पीट दिया और अब उसके हाथ गौरांग की कॉलर की तरफ बढ़ने लगे थे। गौरांग ने जब अभिनव की लाल आंखें देखी तो वो घबरा गया और बोला, देखो देखो, मैं पुलिस को बुला लूंगा, पीछे हटो वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। गौरांग ने ना सिर्फ अभिनव को धमकी दी बल्कि अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल भी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो फोन लगा पाता, उसका अपना फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर जो नंबर गौरांग ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अकरम का फोन था। गौरांग ने घबराते हुए फोन उठाया और हकलाते हुए बोला, हेलो अकरम सर। जैसे ही अभिनव ने गौरांग के मुंह से अकरम का नाम सुना तो उसकी जान में जान आ गई थी। वो जानता था कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अकरम ही अभिनव का सारा काम कर देने वाला था। हुआ भी वही। उधर से अकरम ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से इधर से गौरांग ने फटी आंखों के साथ चीखते हुए कहा, क्या? ये देखते ही अभिनव भी एक बार को चौंक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही गौरांग आगे बोला, जी मैं समझ गया सर, मैं करेक्शंस करवाता हूँ। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। गौरांग ने पहले तो एक गहरी सांस ली और उसके बाद अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो और अकरम सर से तुम्हारा क्या लेना देना? यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, समझे? अब चुपचाप ये बताओ कि तुम्हें यह काम करने के लिए किसने कहा था? यह सुनते ही गौरांग घबराया और उसने अपना ही थूक निगल लिया। इतना सब हो जाने के बाद भी वो सच नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि सच कितना खतरनाक है। अभिनव उसकी हिचक को अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए उसने कहा, तुम बता रहे हो या मैं फिर से अकरम जी को फोन लगाऊं? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं उनसे अपना रिश्ता खराब करने का रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज उन्हें फोन मत करना। फोन से याद आया, अभी तो तुम्हें मुझे मेरे फोन के पैसे भी देने हैं, याद है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मुझे बताओ तुम्हारा आपका फोन कितने का था? मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या आप कहे तो मैं आपको वैसा का वैसा फोन नया लाकर दे देता हूँ। गौरांग ने घबराते हुए कहा। उसे यह भी लग रहा था कि वो फोन की बात करते हुए अभिनव के मन से उसका दूसरा सवाल निकाल देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, पहले उस मास्टरमाइंड का नाम बताओ। गौरांग ने एक गहरी सांस ली और घबराते हुए बोला, चिराग। ये नाम सुनते ही अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। वो तो ये जानता था कि चिराग के मन में उसके लिए कुछ खुराफात चल रही है, लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा अभिनव ने कभी सोचा नहीं था। अभिनव ने गौरांग को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुड। अब उसे बोलना कि तुम इस प्लान से अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, आप मुझे बैंकरप्ट मत होने देना, प्लीज। अकरम सर से कहना कि मेरे ऊपर तरस खाए, दया करे मुझ पर। यह सुनते ही अभिनव ने घूरते हुए गौरांग को देखा और बोला, उसने फोन पर तुमसे यह सब कहा क्या? यह सवाल सुनते ही गौरांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। ठीक है, हो जाएगा, अभिनव ने कहा और फिर अपने टूटे हुए फोन की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना टूटा हुआ फोन उठाया और गौरांग को दिखाते हुए बोला, इसके लिए 1,25,000 रुपए भेज देना, ताकि मैं तुम्हारा मैसेज अकरम जी के पास अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। इतना कहते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब वो गौरांग के ऑफिस से बाहर निकला तो गौरांग फर्श पर गिरे अपने आदमियों पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें उसका फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी सालो? मैं उसका पैसा तुम्हारी सैलरी में से वसूल करूंगा, समझे? उधर जब गौरांग अपने आदमियों को हड़का रहा था, तब इधर अभिनव फिर से अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने एक गहरी सांस ली। रास्ते में नया फोन खरीदने की वजह से वो आने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसने गौरांग का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जब वो अंदर आया
तो मायरा ने परेशान होते हुए अभिनव से कहा, सर आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप बहुत लेट आए हो और ऊपर से आपका फोन भी नहीं लग रहा था। उसका परेशान सा चेहरा देखकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैंने गौरांग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी है। इतना कहकर अभिनव अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा था। ये सुनकर मायरा की जान में भी जान आई और वो बोली, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। अभिनव ने ये सुन मायरा को एक पल के लिए देखा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया, जब मैं निकल रहा था उससे पहले तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, बताओ क्या बात है? अभिनव ने कहा और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जितना रिलैक्स्ड अभिनव नजर आ रहा था, मायरा भी उतनी ही रिलैक्स नजर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिनव के सामने लगी कुर्सी निकाली और बैठकर बोली, मैं कल WW प्रोडक्ट्स वालों से मिली थी और जैसा कि उन्होंने और आपने मुझे करने को बोला था मैंने वही किया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो CEO से कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो आपको फायर करने का सोच रहा था और उसके बाद वो लोग पे करने वाले थे। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि यह प्रपोजल भी वैसा ही था जैसे गौरांग का प्रपोजल था। अभिनव ये भी समझ गया था कि इसके पीछे भी चिराग का ही हाथ था। ऐसे में अभिनव ने मायरा को देखा और बोला, तो अगर कंपनी मुझे बाहर नहीं करती तो ये लोग हमें पे नहीं करेंगे, बराबर? मायरा ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोली, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला, अगर वो लोग CEO से बात करना चाहते हैं तो उनकी CEO से बात करवा देते हैं। ये जवाब सुनते ही मायरा की आंखों की पुतलियां उसकी आंखों से बाहर निकल आई थी। उसने कहा, नहीं बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी हाल में इस सब के बारे में टाइगर सर को नहीं बता सकते हैं। अभिनव ने मायरा को देखा और शांति से बोला, रिलैक्स, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सर, अगर टाइगर सर को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि वो तुम सबको निकाल दे, लेकिन वो मुझे नहीं निकाल सकते। अभिनव के मुंह से ये शब्द सुनकर मायरा कंफ्यूज हो गई थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अभिनव क्या कह रहा था। वो ये तो जानती थी कि अभिनव कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अभिनव ऐसा कुछ कर सकता है। अब मायरा को ये आभास होने लगा था कि उनकी कंपनी बिना टाइगर के धड़ाम से गिर जाएगी और अगर टाइगर बीच में आए तो वो सभी लोग अपनी नौकरी और करियर से हाथ धो बैठेंगे। उधर जब मायरा के दिमाग में ये सब चीजें घूम रही थी, तब इधर चित्रा और अनन्या एक साथ अनन्या के ऑफिस में बैठी जूस पी रही थी। अनन्या की किसी बात पर चित्रा ने जोर से हंसते हुए कहा, यार वो इतने इम्पोर्टेंट मौके पर भी इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कर सकता था? उसकी बात सुन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे अपने दादाजी का ऑफर रिजेक्ट करने के लिए कैसे कह सकता था। मेरी बात मान अनन्या, तू उस लड़के से दूर होना शुरू कर दे। भूल जा उसको और उस सवाल को भी कि वो उस रात तेरे कमरे में कहां से आया और कैसे आया। तू अब उसे अपने से दूर करना शुरू कर, वरना वो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जितनी देर करेगी उतना पछताएगी। चित्रा ने अनन्या से कहा और जूस पीने लगी। अनन्या अभी भी कहीं खोई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये सब क्या और क्यों हो रहा था। तभी चित्रा ने उसे याद दिलाने के लिए कहा, अरे हाँ, कल तो तेरी प्रोटॉन पब्लिशर्स वालों के साथ मीटिंग है ना? हो सकता है कि तुझे वहां टाइगर मिल जाए। ये सुनते ही अनन्या मानो होश में आई और उसने हंसते हुए कहा, मैं उससे मिलने के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रही है यार? देख, वैसे भी तू अभिनव को आज नहीं तो कल डाइवोर्स देने ही वाली है ना, तो ऐसे में आज नहीं तो कल तुझे किसी नए पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। आई मीन, जस्ट लुक एट योर एज। ये सुनते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, आई ऑल्सो होप फॉर द सेम।
लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मुझे चिराग के साथ जाना पड़ेगा। भले ही मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर धीरे धीरे हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एग्जैक्टली हो सकता है कि इन फ्यूचर तुझे टाइगर पसंद आ जाए या टाइगर को तू, और तेरे और चिराग के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। किसे पता है कि कल को तू देश के सबसे रिचेस्ट बैचलर्स में से एक की वाइफ बन सकती है। सॉरी, लेकिन मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनन्या ने कहा और चित्रा को एक पल के लिए देखने लगी और बोली, वैसे तू उसके बारे में बात करने से रुक ही नहीं रही है। क्या बात है, कहीं तू इंडिया टाइगर के लिए ही तो नहीं आई है? तूने देखा है उसे पहले कभी? इस सवाल पर चित्रा ने पहले तो धीरे से अपना ग्लास टेबल पर रखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, तुझे पता है टाइगर बहुत ही अजीब और सीक्रेटिव आदमी है। मैंने दिक्पाल को तो कई बार देखा है, लेकिन टाइगर को आज तक देखने का मौका नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। यार, इतना तो जंगल का टाइगर भी नहीं तड़ पाता जितना गुड़गांव का टाइगर तड़ पा रहा है। बट जो भी हो, मैं जानती हूं कि वो बहुत हैंडसम होगा। ऐसे लड़के हमेशा हैंडसम ही होते हैं। चित्रा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अनन्या अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और उसने कहा, हो सकता है कि वो हेड ऑफ द। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, अचानक से दरवाजा खुला और अनन्या बीच में ही रुक गई। उसने देखा कि सनी उन दोनों के कमरे में झांक रहा था। उसने कहा, आई होप तुम कल की मीटिंग की तैयारी कर रही हो। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। यह सुन अनन्या झल्लाई और बोली, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है प्यारे भाई। सनी ने अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं तो बस भाई होने के नाते तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह प्रोजेक्ट मेरा है, तुम्हारा नहीं। अनन्या की बात सुन सनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जल्द ही तुम्हें मेरी इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ने वाली है। देखना, एक दिन यह प्रोजेक्ट हम दोनों के कंधों पर खड़ा होगा, सिर्फ हम दोनों के। और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, अपने उस फटीचर हस्बैंड से कहना कि घर के अंदर मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। इतना कहते ही सनी ने दरवाजा लगाया और फिर से बाहर चला गया। अनन्या को सनी को देखकर घिन आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी तो इधर अभिनव भी खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसके मन में चिराग की इस चाल से निपटने के पैतरे चल रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव चिराग को एक ही बार में मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? कहीं उसे इस लड़ाई में किसी के सामने अपनी पहचान तो उजागर नहीं करनी पड़ेगी? और क्या सच में अनन्या अभिनव को तलाक दे देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।